चलिए तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का सवाल को बनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसके सवाल को अभी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन है, चार्ज of 2 microcoulomb moves with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second along the positive x-axis. A magnetic field vector V of strength 0.2 vector J plus 0.4 vector K Tesla exists in space. Full stop. Find the magnetic force acting on the charge. ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ रहा है चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम मूव्स विद a speed of 2 into 10 power 6 meter per second along the positive x-axis. ठीक है, a magnetic field of P of strength 0.2 vector J plus 0.4 vector K Tesla exists in space. ठीक है, find the magnetic force acting on the charge. ठीक है, तो हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स निकालने का है। कैसे निकालेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स? ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है क्यू भी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए Q का वैल्यू दिया हुआ है। Q का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलम 2 into 10 to the power 6। अब V का वैल्यू कितना है? ठीक है, देखिए इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको समझिए, इसको ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए पहले लिख देते हैं हम कि ये स्पीड जो इसका है कितना है? स्पीड जो है 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड along x एक्सिस। इसको वेक्टर v के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 into 10 to the power 6 और x एक्सिस के अलोंग है, यानी कि वेक्टर i के अलोंग है। ऐसे वेक्टर v को लिखते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, मैग्नेटिक स्पीड हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका हो गया वो क्या हो गया? v वेक्टर v का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.2 वेक्टर j plus 0.4 वेक्टर k टेस्ला कितना दिया हुआ है? चार्ज का वैल्यू भी दिया हुआ है। चार्ज का वैल्यू q और उसका वैल्यू 2 माइक्रोकूलम। ये क्या हो गया? 2 into 10 to the power minus 6। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो निकालने का है वो क्या होगा?
magnetic force vector F is equal to Q vector V क्रॉस वेक्टर V, यही होता है। Q चार्ज का वैल्यू डाल दीजिए 2 into 10⁻⁶। अब V की जगह पे क्या डालें, 2 into 10⁶ वेक्टर I क्रॉस, इसका वैल्यू कितना है वेक्टर B का 0.2 वेक्टर J प्लस 0.4 वेक्टर K। ठीक है, ये क्या होगा 2 into 10⁻⁶। अब इसको I के साथ J मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये बात समझ आ रहा है। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम बता रहे हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया जो I वाला होता है, ये हो गया y एक्सिस जो वेक्टर j होता है, ये यूनिट वेक्टर है I j, और ये क्या होता है z एक्सिस, और इसका क्या होता है वेक्टर k। ठीक है, तो हमको क्या है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो I के साथ j मल्टीप्लाई होगा, तो I के साथ j मल्टीप्लाई होगा तो अंगूठा किधर आ रहा है, इधर राइट हैंड थंब रूल से, यानी कि I j मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा k वेक्टर, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 into 0.2 यानी कि 0.4 into 10⁶ I into j, ये वेक्टर क्या हो गया k। समझ बात आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होगा, ये वाला भी नंबर ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.8 into 10⁶, और I और k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए I को हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंगूठा नीचे यानी माइनस j की तरफ, यानी कि माइनस वेक्टर j, ऐसा हो गया। अब ये 10⁻⁶ बाहर निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶ और 10⁻⁶ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 2 बच जाएगा अंदर, और अंदर क्या हो गया 0.4 वेक्टर k और माइनस 0.8 वेक्टर j। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है 0.8 वेक्टर k माइनस 1.6 वेक्टर j। ये हो गया इसका वैल्यू, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो गया वेक्टर के फॉर्म में। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आपको निकालने का है, मैग्नीट्यूड निकालने का है, ये क्या होगा वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे 0.8 का स्क्वायर प्लस माइनस 1.6 का स्क्वायर, ये क्या होगा 6.4 प्लस कितना हो गया, चलिए इसको हम कर देते हैं 2.56 इसका हो गया, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, प्लस 8.96 लगभग 9 आ रहा है, लगभग 3 आ जाएगा, इसका लगभग आंसर नियरली इक्वल टू 3 न्यूटन। ठीक है, इसका वैल्यू 3 न्यूटन का फोर्स आएगा, और वेक्टर के फॉर्म में लिखने का है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को उतारिए, फिर अगला सवाल हम लोग बनाएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। A wire is bent in the form of an equilateral triangle PQR of side 10 centimeter and carries a current of
5 ampere. It is placed in a magnetic field B of magnitude 2 Tesla, directed perpendicularly to the plane of the loop. Find the forces on the three sides of a triangle. ठीक है, फोटो बनाते हैं. ठीक है, पहले फिगर बनाइए, उसका लिखिए, उसका फिगर बनाते हैं. क्वेश्चन को पढ़ देते हैं. वायर इज मेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR of side 10 cm and carries a current of 5 ampere. It is placed in a magnetic field B of magnitude 2 Tesla, directed perpendicularly to the plane of the loop. ठीक है, find the forces on the three sides of a triangle. ठीक है, ठीक है, इसको निकाला जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा. देखिए इस सवाल में कि एक वायर है, उसको बेंड कर दिए हैं हम लोग, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेंड कर दिए हैं. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेंड कर दिए हैं, उसका वैल्यू क्या है, PQR. ठीक है, PQR क्या हो गया, इसका वायर हो गया जिसको इक्विलैटरली हम इसको बेंड कर दिए. सबका साइड का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए करंट कितना जा रहा है इसमें, 5 एम्पियर का करंट, मान लीजिए 5 एम्पियर का जा रहा है. ठीक है, करंट 5 एम्पियर, इसका डायरेक्शन हम थोड़ा उल्टा करते हैं. ठीक है, इससे कोई दिक्कत का बात नहीं है, किसी साइड में डायरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए इसका डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का साइड करते हैं. बस फिगर के आसानी के लिए हम बना रहे हैं सर, तो नीचे ऊपर रखने से कोई दिक्कत नहीं. ऐसा हो जाए. ठीक है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है. ठीक है, अच्छा, इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B of magnitude 2 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड उस पूरी जगह पे कितना है, 2 टेस्ला का है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रूट. ये अंदर भी आ सकता था, बाहर भी आ सकता था. मान लीजिए कि अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, समझ में आ रहा है. और ये वाला लूप वहां पे रख दिया गया है करंट कैरिंग वायर का इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में. ठीक है, अब क्या करना है, फोर्स निकालना है ऑन द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. फोर्स निकालना है कि तीनों जो साइड है वो ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, उस पे जितना फोर्स लगता है उसका वैल्यू हमको बताने का है. तो हम लोग कैसे फोर्स का वैल्यू बताएंगे, लेट द वायर PR, let the force on the wire, force on wire PR is F. Then F is equal to I, ये फॉर्मूला पता है ना, L cross B, where I is the current in wire, किसमें, PR में. L जो हो गया वो लेंथ ऑफ वायर, और B जो हो गया वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड. समझ में बात आ रहा है इतना, इतना हम लोग. अब F का जो वैल्यू है, चलिए F का भी डायरेक्शन हो जाएगा. F का डायरेक्शन जो I का वैल्यू कितना है इसके लिए, 5 एम्पियर. 5 एम्पियर तो लिखा गया,
ये करंट का वैल्यू सब जगह सेम होगा कि एक ही करंट लूप में घूम रहा है वो, ठीक है। अच्छा, लेंथ का जो वैल्यू होगा वो लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, कितना है इसका लेंथ का वैल्यू, हाँ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको लिखते हैं 5, इसको लिखेंगे 10, ऐसे लिखिए इसको, तोड़िए पहले, आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, एल और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। देखिए एल ऐसे है और बी ऐसे है, तो एल ऐसे है ना और बी ऐसे है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, ये स्ट्रेट और बी एकदम अंदर में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, आई एल बी साइन 90, आई एल बी, ये तो हो गया आई एल बी, आई का वैल्यू कितना 5, लेंथ का वैल्यू 10, ठीक है, और बी का वैल्यू, अच्छा ये 10 को सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दीजिए, 10 टू द पावर -2 मीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा अब बी का वैल्यू जो है, क्योंकि इसका जो सब एसआई यूनिट लिख रहा है ना, आई करंट का एसआई यूनिट लिख दिया, लेंथ को मीटर में लिखिए और बी मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में लिखिए, तो आंसर होगा। अब बी का वैल्यू कितना है 2 टेस्ला, तो 2 से यानी कि फॉर 10 ये 100 यानी कि 1 न्यूटन। समझ में बात आ रहा है, ये हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तब है ना साइन थीटा लिखे हैं, आधे वेक्टर में लिखा था ऐसा लिख, ठीक है। ये 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, पी आर पे लग रहा है, किधर लग रहा है, उसके लिए हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा अंगूठा का, पी आर इधर और पी की तरफ मोड़े अंगूठा का ऐसे, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन आया वो ऐसे, ये एफ ऑन पी आर, इसका वैल्यू कितना 1 न्यूटन। समझ बात आ रहा है, चलिए इसको F1 लिखते हैं और आसानी के लिए, ये F1 का वैल्यू हो गया, ठीक है, वो कितना वैल्यू आ गया है 1 न्यूटन वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, अब देखते हैं, देखिए अब PQ वैल्यू, PQ है, PQ इधर देखिए अच्छे से समझिएगा इसको, PQ है, तो PQ को हम जब ऐसे मोड़ते हैं, किधर मोड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साइड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, ऐसे मोड़ेंगे, अंगूठा किधर गया, इधर गया, यानी कि PQ का जो वैल्यू आ गया फोर्स का वो आ गया F2, समझ में आ रहा है। QR पे आ गया, ऐसे किए ऊपर साइड F3, ये आ गया F1, ये F2 और ये इधर F3। एक चीज याद रखिए, इक्विलैटरली जब तीनों फोर्स लगे, ऐसा फोर्स, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में जब ऐसा फोर्स हो, इसका रिजल्टेंट जो तीनों फोर्स का होगा इस लूप पे वो हो जाता है 0, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो हम समझाएंगे, कभी क्वेश्चन मिलेगा तब, बस इतना समझना है, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब तीनों फोर्स ऐसा लग रहा हो परपेंडिकुलरली, तो ये तीनों फोर्स जुड़कर क्या बनेगा, इस पूरे लूप पर 0 रिजल्टेंट वैल्यू का क्या हो जाएगा, फोर्स का 0 वैल्यू, ठीक है। हम लोग लिखते हैं द फोर्स ऑन PQ is F2 and force on P3 QR is F3, therefore F2 is equal to F3 is equal to क्या 1 न्यूटन, ठीक है। Since all forces F1, F2 and F3 is equal to 1 Newton and it is acting equilaterally, so resultant जो फोर्स हो जाएगा आपका on the wire loop will be 0, ठीक है, ये 0 वैल्यू। चलिए इसको उतार लीजिए, ये आपका ये सवाल हो गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं हम लोग।
electrical source through long metal rails placed horizontally and parallel to each other. At a separation L. A uniform magnetic field B exists in a vertically downward direction. A wire of mass m, a wire of mass m can slide on the rails. बहुत लंबा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है. The rails are connected to a constant current source which drives a current I in the circuit. The friction coefficient between the rails and the wire is mu. में what should be the minimum value of mu which can prevent the wire from sliding on the rails. Describe the motion of the wire if the value of mu is half the value found in the previous part. ठीक है, चलिए तो फिगर हम इसका बना देते हैं.
चलो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं. Figure shows two long metal rails placed horizontally and parallel to each other at a separation L. A uniform magnetic field B exists in a vertically downward direction. A wire of mass M can slide on the rails. First of the rails are connected at a constant current source which drives a current I in the circuit. The friction coefficient between the rails and the wire is mu. A में निकालना है what should be the minimum value of mu which can prevent the wire from sliding on the rails. B में describe the motion of the wire. The value of mu is half the value found in the previous part. चलिए तो इसको क्वेश्चन को बनाया जाए. क्वेश्चन कह रहा है कि दो लॉन्ग मीटर रेल्स मतलब पटरी, ठीक है, ये दो पटरी है मीटर रेल्स placed horizontally and parallel to each other at a separation of L. यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी L है, ठीक है. चलिए L का वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. A uniform magnetic field B exists in a vertically downward direction. तो B जो आपका है vertically downward direction में, यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है. वायर ऑफ मास m, अच्छा ये वायर जो है मास m कैन स्लाइड ऑन द रेल्स, ये स्लाइड कर सकता है इस पटरी पर, ठीक है. The rails are connected to a constant current source which drives a current I in the circuit. अब क्या है कि ये करंट सोर्स से कनेक्टेड किया हुआ है रेल को, जिसमें से करंट I जा सकता है, ठीक है. The friction coefficient between the rail and the wire is mu. Friction coefficient रेल और वायर के बीच में क्या है, mu है. What should be the minimum value of mu which can prevent the wire from sliding on the rails? mu का वैल्यू क्या रहे कि ये वायर इस पे स्लाइड न करे. देखिए स्लाइड क्यों करेगा. पहला चीज, जब वायर जब यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया एक क्लोज सर्किट बन गया, क्लोज सर्किट बनने के कारण क्या होगा, इसमें करंट आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है. अब क्या है कि ये जो आई करंट फ्लो करेगा, चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बी वाला में रखा हुआ है, तो आई नीचे, आई का वैल्यू नीचे, बी का नीचे, तो आई एल बी इस पे फोर्स लगेगा, इस वायर पे आई एल बी अंदर के साइड पे फोर्स इधर लग जाएगा, यानी कि ये जो फोर्स जो आएगा इधर इसका वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स. अच्छा ये मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण ये वायर स्लाइड कर सकता है, लेकिन इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा इस साइड में. फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है, रफ सरफेस के कारण लगता है. ये वाला रेल जो है वायर, वो दोनों क्या रफ सरफेस है, तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन उत्पन्न होगा. फ्रिक्शन होने के कारण ये क्या करेगा, एक फोर्स इधर साइड में लगा देगा, वो क्या लगा देगा, F, ठीक है. और ये F का वैल्यू क्या होगा, म्यू mg होता है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, तो पता होना चाहिए. म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और mg क्या होता है, उसका वेट होता है. तो म्यू mg इधर फोर्स लग जाएगा. तो F का ये वैल्यू पता है, Fm का वैल्यू पता निकाल लेंगे हम लोग. तो ये दोनों फोर्स जब बैलेंस रहेगा तभी तो ये वाला जो वायर है वो रुका हुआ रहेगा. कोई भी फोर्स ज्यादा होगा तो ये स्लाइड इधर करेगा चाहे इधर करेगा, ठीक है. अब देखिए, describe the motion of the wire if the value of mu is half the value found in the previous part. पहले वाले पार्ट में ऐसा म्यू का वैल्यू बताना है, ये रुका हुआ है. दूसरे पार्ट में म्यू का वैल्यू आधा कर दो. म्यू का वैल्यू आधा करेंगे तो ये फोर्स का वैल्यू भी आधा हो जाएगा. फोर्स वैल्यू आधा होगा और ये फोर्स अभी सेम ही है, ये क्या करेगा, इसको स्लाइड कर देगा. तो उस समय का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप लोग डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द वायर, तो उसमें का एक्सेलरेशन निकाल दो तो मोशन निकल जाएगा. समझ बात आ रहा है. चलिए पहले वाले केस में आते हैं हम लोग. फॉर द वायर टू रिमेन एट रेस्ट, वायर को रेस्ट में रहने के लिए the magnetic force on wire will be FB is equal to magnetic force on the wire, क्या हो जाएगा, FB का वैल्यू ये हो जाएगा I वेक्टर M क्रॉस वेक्टर, यानी कि I L B. अब दोनों के बीच का एंगल बताइए. L का डायरेक्शन कौन सा है, करंट डायरेक्शन, और B अंदर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री. ILB sin 90 डिग्री, यानी कि ILB इसका वैल्यू
आई एल बी का वैल्यू, आई का वैल्यू बताइए कितना है, अच्छा ये नहीं पता है, तो ठीक है ये आई रहेगा, तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया आई एल बी। चलिए अगेन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन वायर will be F is equal to mu m g, ठीक है, तो mu m g क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा इसमें लिखते हैं फॉर द वायर टू रिमेन एट रेस्ट, इसको रेस्ट पे रुका हुआ रहना है, देन मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना आया है, आई एल बी, ये क्या है म्यू एम जी, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, आई एल बी बाई, ये आ गया म्यू का वैल्यू, यही तो निकालना था, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो म्यू का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आई एल बी बाई एम जी, ठीक है, समझ बात आ रहा है। अब देखिए डिस्क्राइब द मोशन otherwise the value of use half the value found in the previous part, प्रीवियस पार्ट में जो म्यू का वैल्यू आया है यानी ये वाला वैल्यू उसको आधा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या मोशन उसका होगा, मोशन क्या होना है, वो उधर साइड में फोर्स लगने के कारण ज्यादा, तो उधर साइड में उसका मोशन हो जाएगा, ठीक है, चलिए इसको मिटाएंगे। When the value of mu is half, then mu is, इसका म्यू नॉट नाम देते हैं, ठीक है, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 यानी कि आई एल बी बाय 2 एल जी, सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, म्यू एम जी यानी कि आई एल बी बाई 2 एम जी माइनस आई एल बी बाई 2 एम जी इंटू एम जी, ये क्या हो गया आई एल बी बाई 2, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया, ये बात फिर इधर लग रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू एफ एम का वैल्यू कितना है मेरे पास, वही है आई एल बी ही है, ठीक है, सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका एफ बी माइनस फ्रिक्शन फोर्स आई एल बी माइनस आई एल बी बाई 2 यानी कि आई एल बी बाई 2, एक से आधा घटेगा तो आधा ही होगा, तो आई एल बी बाई 2 हो गया। अब देखिए आई एल बी बाई 2 हो गया, नाउ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया आई एल बी बाई 2 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू क्या हो गया आई एल बी बाई 2, ये एक्सेलरेशन का आई एल बी बाई 2, यही इसका मोशन हो गया, समझ बात आ रहा है, ये कैसे हुआ, तो ये हो गया रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, इसको लिख भी सकते हैं, ये इसका एक्सेलरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन उतारते हैं हम लोग, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन and an alpha particle moving with equal kinetic energies. After enter perpendicularly into a magnetic field. If
Rp, Rd and Ra are the respective radii of the circular path find the ratio of Rp by Rd, ratio of Rp by Rd and Rp by Rp. तो देखिए सबसे पहला चीज प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है और वो इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी सबका क्या है, इक्वल है, ठीक है, इंटर परपेंडिकुलरली इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है जहां पे वहां पे वो इंटर कर देता है तीनों, और तीनों अलग अलग रेडियस बनाएगा, आरपी आरडी एंड आर रेस्पेक्टिव रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमेगा वो तीनों का रेडियस अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि आर जो है रेडियस जो है mv बाई क्यूबी होता है, ठीक है, तो मास सबका अलग है, ठीक है, वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी भले सेम है लेकिन मास अलग अलग, इसका क्या होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगा, तो इसका क्या है कि सबका रेडियस अलग अलग है और रेशियो आरपी बाई आरडी और आरपी बाई आर आपको निकालने का है, ठीक है, तो रेशियो जो रेडियस का है वो दोनों रेशियो आपको निकालना है। तो सबसे पहला चीज ये जो दिया हुआ है प्रोटोन, प्रोटोन इसमें क्या है, कॉन्टेन्स ओनली वन प्रोटोन, ठीक है, ये एक प्रोटोन हुआ, मास ऑफ द प्रोटोन, ठीक है, इसको रहने देते हैं मास ऑफ द प्रोटोन को हम किसे मास mp से डिनोट करेंगे, और क्या कहते हैं चार्ज ऑफ द प्रोटोन को हम लोग p से डिनोट कर सकते हैं, या चार्ज ऑफ प्रोटोन qp लिख देंगे इसको। अब देखिए क्या है, प्रोटोन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन में जो आपका हो गया contains one proton and one neutron, ठीक है, सबके न्यूक्लियस के अंदर बता रहा है कि उसके अंदर में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, बस न्यूट्रॉन यही है, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है इसका। उसके बाद अल्फा पार्टिकल हो गया, इसमें क्या है आपका contains two proton and two neutron, ठीक है, ये पहले समझ जाइए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका जो मास हो जाएगा ये टोटल मास हम लोग, ये टोटल मास है, इसका मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा mp, अच्छा इसका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो टोटल मास क्या हो जाएगा 2mp, अच्छा इसका 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 क्या हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का टोटल मास 4mp, ये बात समझ में आ रहा है, मास सबका अलग अलग पहले लिख दिए, उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से, प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम होता है, इसलिए 2 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा चार्ज लिखने का, चार्ज क्या होना चाहिए, तीनों, एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज पता ही है क्या होना चाहिए, चलो ठीक है इसको QP लिख देते हैं या इसको E भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहा होगा, देखो वो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, निकला है तभी सिर्फ एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर था वो निकल गया, निकल जाने के कारण क्या हुआ कि उस पे टोटल चार्ज जो आ गया, अच्छा इसमें ये मास ऑफ प्रोटॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना, यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन वाला क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका चार्ज और प्रोटॉन ई है तो इसका वैल्यू माइनस ई होगा। ठीक है, इक्वल तो नहीं, ठीक है, ये माइनस इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए, तो इसका जो टोटल चार्ज होगा तो एक प्रोटॉन है, तो जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो उसपे सिंगल चार्ज आया होगा, और सिंगल चार्ज का चार्ज का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है, चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा, ताकि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज वही ई चार्ज। ठीक है, ऐसे भी हम लोग से लिखते हैं, या एमपी भी लिख सकते हैं, इसको एमपी भी लिख सकते हैं, तो ये एमपी। अच्छा, इसका जो चार्ज होगा, दो प्रोटॉन है तो इसका क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा तो 2p चार्ज हो जाएगा, यानी कि 2 ऑफ एमपी लिख दिया, क्यूपी ना लिखना है, क्यूपी क्यूपी, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ बात आ रहा है यहाँ तक, इसको यहाँ तक पहले उतारा जाए। चलिए, तो इसको उतारने के बाद हम ये चीज मिटाएंगे, और इतना चीज मिटाना है हमको। ठीक है, जब ये जो जगह है, चलिए इसको यहाँ मिटा। अभी देखिए, हमको क्या करना था, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो रेडियस का जो वैल्यू हो जाएगा आर, वो एम वी बाई क्यू बी। एम क्या है, मास, टी क्या है, स्पीड, क्यू चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको पता है काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k बाई m हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2k बाई m, या ऐसे लिखते हैं m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k बाई v स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड, m का जो वैल्यू होगा 2k बाई v स्क्वायर, फिर इससे मेरा ये काम v को हटाए थे, v हमको क्या कहते हैं कि यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, मास का वैल्यू पता है, अब q का चार्ज का वैल्यू पता है, और मैग्नेटिक फील्ड, चलिए ठीक है, v का वैल्यू रहेगा, तो हमको v हटाने का, तो v हटाएंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k, ये m इधर डिवाइड हो जाएगा, 2k बाई m, यानी v का वैल्यू क्या होगा, √2k बाई m हो गया ये। ये mv का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास गुना √2k बाई m, ये mv बाई qv का वैल्यू, बाई qv, ये क्या हो जाएगा, √m इधर बचेगा, √m कट गया तो क्या अंदर आ जाएगा, √2k m बाई qv। इसीलिए जो रेडियस जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू √2k m बाई qv। समझ में बात आ रहा है, ये रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस वाला वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी सेम बोल रहा था ना, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म होते चलेंगे, मास लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे और बी लिख देंगे, बस काम खत्म, बी भी सरेगा सेम है ना, तो बी और के वाला कट जाएगा लास्ट में। ठीक है, समझ बात आ रहा है, हम इसको इस तरह इसे इसलिए हम इसको चेंज किए हैं क्योंकि बी और के जो दोनों सेम है सब में, वो कट जाए। ठीक है, तो बाकी m और जो q है उसमें जो रेशियो आएगा ना वो तो निकालना होगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखा जाए, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, 2k m by qb आया, √2k m by qb। ठीक है, अब हम लिखते हैं, यहाँ तक मिटा दिया। अब हमको निकालना क्या है, rp, रेडियस ऑफ rp। rp क्या हो जाएगा, √2k mass of the proton by charge of proton into b, ये क्या हो जाएगा, 2, k काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू k, अब मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू मान लीजिए हम इसको e लिख देते हैं,
चार्ज ऑफ सॉरी मास ऑफ द प्रोटॉन क्या लिखेंगे, एमपी लिखेंगे, मास ऑफ द प्रोटॉन एमपी। अच्छा ठीक है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन क्या आया है, ई इनटू बी, ऐसा समझ में आ रहा है। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू कितना है, आरपी। चलिए अब इसका आर डी, आर डी रेडियस ऑफ ड्यूटोरियम का, उसका वैल्यू क्या, 2k मास ऑफ ड्यूटोरियम बाय क्यूडी इंटू बी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k, और मास ऑफ ड्यूटोरियम कितना है, मास ऑफ ड्यूटोरियम निकाले थे ना हम लोग, कितना था, 2mp इंटू 2mp बाय चार्ज ऑफ ड्यूटोरियम कितना है, ई है, इंटू बी। ये क्या होगा अंदर, 4kmp बाय ईबी। ठीक है, रेडियस ऑफ ड्यूटोरियम निकाल लिया, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो वैल्यू हो जाएगा 2k, अच्छा मास इसका कितना है, मास ड्यूटोरियम का मास है 4mp बाय इसका चार्ज ऑफ द ड्यूटोरियम कितना है 2qp इंटू बी। ये क्या हो गया, 8kmp बाय 2qp इंटू बी। अच्छा ये जो अंदर इसका मान लिया कि 4 हम बाहर कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 2kmp बाय qp इंटू बी, ऐसा हो जाएगा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ बात आ रहा है। अब हमको निकालने का है पहले रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ ड्यूटोरियम। नाउ रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ ड्यूटोरियम, रेडियस ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना है 2kmp बाय ईबी, और रेडियस ऑफ ड्यूटोरियम जो है वो कितना है, इतना है 1 बाय आर डी है, इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे इसको भी रूट कर, जैसे ऊपर का रूट है ना, तो ये ईबी बाय रूट अंडर 4kmp, ईबी भी कट गया, kmp कट गया। अच्छा ये क्या अंदर बच गया 2 बाय 4, यानी कि 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, किसका वैल्यू आया आरपी बाय आरटी। ठीक है, आरपी बाय आरटी का वैल्यू आ गया 1 बाय रूट 2। ठीक है, चलिए पहले इसको उतारिए फिर दूसरा वाला बनाएंगे। चलिए तो अगला बनाते हैं, इसको मिटाते हैं और अगला बनाते हैं। अगला क्या है आरपी बाई आर ए, आरपी बाई आर ए, आरपी का वैल्यू कितना है रूट अंडर 2kmp बाई ईबी, और आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो इसका ई में नहीं लिखते थे 2e, 2e कट गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ईबी बाय रूट अंडर 2k। ठीक है, समझ बात आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ गया रेशियो 1 आ गया। ठीक है, तो इसका रेशियो आपको क्या आ गया 1 आ गया, ये सही आंसर। ठीक है, तो देखिए पहले का आंसर 1 बाय रूट 2, दूसरे का आंसर 1, यही तो रेशियो निकालने का था। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल। चलिए तो क्वेश्चन उतारते हैं। सिंगली चार्ज मैग्नीशियम A is equal to 24, ions are accelerated to kinetic energy to किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का फॉर्म होता है, ये कैसे तोड़ेंगे इसको जूल में बताएंगे। एंड आर प्रोजेक्टेड perpendicularly into a
into a magnetic field B of magnitude 6 Tesla. A में find the radius of the circle formed by the ions. B में if there are also singly charged ions of the isotope magnesium 26, what would be the radius for this particle? Radius for these particles. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ देना एक बार. Singly charged magnesium is equal to 24 ions are accelerated to kinetic energy 2 kg electron volt and are projected perpendicularly into the magnetic field B of magnitude 6 Tesla, 0.6 Tesla. पहला हुआ 0.6 Tesla. A में find the radius of the circle formed by the ion. Radius of circle formed by the ions आपको निकालने का है, ठीक है. दूसरा में क्या निकालना है? If there are also singly charged ions of isotope magnesium 26, what would be the radius for these particles? ठीक है, तो ये हमको निकालने का है, ठीक है. कैसे इसको किया जाए? देखिए सिंगली चार्ज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में जो चार्ज जो होगा वो सिंगली चार्ज यानी कि एक चार्ज हो जाएगा इसका. सिंगली चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वही ई वाला जो चार्ज हो जाएगा वही चार्ज आ जाएगा सिंगली चार्ज मैग्नीशियम में. अच्छा इसका मास नंबर दिया हुआ है 24. ए जो होता है वो मास नंबर होता है. मास नंबर क्या होता है बताते हैं. आर एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी इतना, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 2 kg इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है. एंड अ प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इसको इतना काइनेटिक एनर्जी से भेजा गया, ठीक है. तो गोल गोल घूमना स्टार्ट होगा. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल फॉर्म्ड बाय द आयंस, ये वाला कितना इसका रेडियस बनाएगा इसका. इफ देयर आर आल्सो सिंगली चार्ज आयंस ऑफ द आइसोटोप मैग्नीशियम 26, मतलब मैग्नीशियम 26 है यानी इसका मास नंबर क्या होगा 26 होगा, उसको भी भेजा जाता है. व्हाट वुड बी द रेडियस फॉर दिस पार्टिकल, ठीक है. यानी कि काइनेटिक एनर्जी लगता है वही बोल रहा है, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी सेम काइनेटिक एनर्जी से इसको भेजा जाता है इस आइसोटोप को, तो उसका रेडियस कितना बनेगा वो भी हमको बताना है, ठीक है. ये दोनों चीज निकालना का है. अब दो टाइप का मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम जिसका मास नंबर 24 है और दूसरा मैग्नीशियम जिसका मास नंबर 26 है. उस दोनों को हमको यहाँ पे भेजने का है, ठीक है. जब दोनों भेजेंगे तो दोनों अलग रेडियस बनाएगा, उस रेडियस का वैल्यू आपको निकाल देगा, ठीक है. चलिए देखिए सबसे पहला चीज हम क्या बता रहे थे, काइनेटिक एनर्जी. इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जूल में जब तोड़ेंगे तो 2 के जगह पे 1000 रखोगे. इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब करेंगे तो इसको हम करेंगे तो 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल ऐसा. 2000 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल यानी कि 3.2 into 10 to the power minus 16 जूल. ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया, ठीक है. समझ आ रहा है. के की जगह पे 1000 लिख दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है चार्ज का वैल्यू कितना होगा 1.6 into 10 to the minus 19. ये पूरा का पूरा चीज आपका जूल में टूट जाता है, ठीक है. जूल में पहले तोड़ दिया ताकि काइनेटिक एनर्जी को जूल में चाहिए, ठीक है. सब ऐसे ही यूनिट में लाएंगे तभी ना आंसर ऐसे ही यूनिट में आएगा. मेरा रेडियस मीटर में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है.
अब उसके बाद मास नंबर का बात, मास नंबर जो होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 24 इसका मास नंबर है। तो इसका टोटल मास जब निकालेंगे तो 24 प्रोटॉन के मास के बराबर। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास बराबर होता है, बता चुके हैं पहले ही। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ बात आ रहा है? जब 2 टाइम्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए 24 है तो उसका मास क्या हो जाएगा 24 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये तो इसका मास निकल जाएगा। चार्ज क्या दिया हुआ है इसका, सिंगली चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाला गया है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकाला गया है तो एक ही चार्ज डाल देंगे, ई डाल देंगे खाली चार्ज, ठीक है। तो चार्ज निकल गया, मास निकल गया इसका। हमको रेडियस निकालने के लिए क्या क्या चाहता है, r इक्वल टू mv बाई क्यूबी। अभी हम लोग जो निकालने हैं रेडियस का जो वैल्यू वो क्या निकाले हैं 2k m बाई mv बाई क्यूबी, के लिए क्यूबी हो जाता था, क्लियर निकाले अभी हम रेडियस इस फॉर्म में। इसमें k का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता है, m मास ऑफ द प्रोटॉन पता है 24 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो चलिए ये हो गया चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। चार्ज ऑफ द मैग्नीशियम पता ही है, सिंगली चार्ज है तो एक चार्ज का वैल्यू लिखेंगे। एक चार्ज का वैल्यू क्या था 1.6 × 10⁻19 कूलम। अच्छा p जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.6 है, सबका वैल्यू हमको पता है, तो हम इसका रेडियस ही निकाल सकते हैं। तो रेडियस हम इसका निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2k का वैल्यू कितना निकालेंगे भाई 3.2 × 10⁻16। अच्छा मास का वैल्यू कितना होगा इसका 24 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो सब का सब ऐसा यूनिट में आ रहा है। एनर्जी जो k है जूल में, मास केजी में, चार्ज कूलम में, b जो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, सब पर डाल दीजिए वैल्यू आ जाएगा। अच्छा चार्ज का वैल्यू क्या होगा, एक ही चार्ज है यानी 1.6 × 10⁻19। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 0.6। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये किसका आंसर आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए सब कैलकुलेट किया जाए। पहले जो है जो छोटा चीज है वो 6.4 24 और 1.67 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका रूट निकाल देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 24 256 लगभग इसका वैल्यू आएगा 6। इसका लगभग वैल्यू 16 अंदर आ जाएगा, लगभग 16 इंटू 10⁻⁻16 और -27 33 सही है ना। तो इसका जो वैल्यू टोटल होगा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1.6 ये आता है 0.053 सेंटीमीटर। 0.053 सेंटीमीटर इसको 100 से क्या करेंगे 0.053 मीटर आ रहा है, सॉरी। इसको से 100 से जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा
5.3 सेंटीमीटर, एयर रेडियस। तो ये पहला पार्ट हो गया 5.3 सेंटीमीटर। चलिए अगला निकालते हैं, इसको उतार लीजिए फिर अगला निकालेंगे। इसी में हम मिटाएंगे और चार्ज हम निकालेंगे, जो चार्ज इसका है उस अनुसार से निकालेंगे। चार्ज से मतलब सेम है, मास अलग अलग होगा। मास का जो वैल्यू है, एम का वैल्यू यहाँ पे अलग हो जाएगा। किसके लिए? 26 मैग्नीशियम 26 के, ठीक है। तो यहाँ पे 26 के लिए क्या होगा? मास 26 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा? 2। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम ही लिख देंगे, 3.2 into 10 to the power minus 16। मास ऑफ इसका कितना हो जाएगा? 26 into मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27 by चार्ज ऑफ द, चार्ज इसका कितना हो जाएगा? वही 1.6 into 10 to the power minus 19, ये 0.6, ठीक है। चलिए इसका रेडियस निकाल लेंगे। इसका रेडियस आएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं 5.5। चलिए इसका, ठीक है। चलिए इसको उतार लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, पार्टिकल having charge of 20 microcoulomb and mass 20 microgram moves along a circle of radius 5 centimeter under the action of a magnetic field V is equal to 1 Tesla when the particle is at a point P, a uniform electric field is switched. A uniform electric field is switched on and it is found that the particle continues on the tangent through P with a uniform velocity find the electric field. क्वेश्चन का पढ़ दे रहे हैं। A particle having a charge 20 microcoulomb and mass 20 microgram moves along a circle of radius 5 centimeter, okay, under the action of a magnetic field V is equal to 1 Tesla. Full stop. When the particle is at a point P, a uniform electric field is switched on and it is found that the particle continues on the tangent through P with a uniform velocity.
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने का है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना, मास इतना दिया हुआ है, मूव्स अलोंग द सर्किल ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना, द पार्टिकल इज एट ए पॉइंट P, a uniform magnetic electric field is switched on। देखिए पहले क्या करते हैं, एक बॉल लूप में जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर साइड में होता होगा, ठीक है। अब जा रहा है, पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है वहां पर, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया जाता है, और मान लीजिए कि चार्ज यहाँ था, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन एंड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एंड इट इज फाउंड दैट अ पार्टिकल मूव्स इन अ टेंजेंट थ्रू P। यानी कि मान लीजिए कि P पॉइंट पे है, इस समय एक टेंजेंट ऐसे जाने लगता है, ठीक है। मान लीजिए वेलोसिटी क्या पता नहीं है, और ये कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या लगा जो इसको कर दिया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। देखिए जो गोल गोल घूम रहा है, इसमें चार्ज तो जरूर होगा, हाँ। अच्छा, चार्ज है तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोमीटर, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाने लगता है, ठीक है। ये कह रहा है ना। तो क्या है ना कि जब ये गोल गोल घूम रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इसका स्पीड होगा ना। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है। देखिए अभी होगा क्या इसमें कि जैसे देखिए रेडियस को इसका निकालते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म R इज इक्वल टू mp बाई dt। मास कितना है इसका, 20 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, ये भी नहीं पता है, ठीक है। भी नहीं पता, भी हमको निकालने का, ठीक है। अच्छा, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 10 टू द पावर -6, 20 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁶। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ टेस्ला में A, ये हो गया R का वैल्यू। तो V का वैल्यू क्या होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -3। सबको ऐसा ही लिखिए। तो V का जो वैल्यू हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 20 इंटू 10 टू द पावर -6। ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला पूरा डिवाइड हो गया, 520 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अच्छा, ये 10 टू द -6 ग्राम कर दिए ना, तो इसको किलोग्राम करेंगे ना। 10 टू द -6 ग्राम तो हो गया, लेकिन किलोग्राम करना है ऐसा ही के लिए। इंटू 10 टू द पावर -3, और ये b की जगह पे एक फिर से हो गया 10 टू द -6, ये 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई हो गया इधर, ये 20 इंटू 10 टू द -6 हो गया, 20 इंटू 10 टू द -6 खत्म हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -5, ये b का वैल्यू हो गया 910। समझ में आ रहा है बात, ये b का वैल्यू इतना स्पीड से ये जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो v का वैल्यू पहले यहाँ तक लिखते हैं, v = 5 इंटू 10 टू द -5 मीटर पर सेकंड। ओहो, देखिए इसमें गलती क्या हो गया, इसको थोड़ा यहाँ से मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा गलती हो गया इसमें। ये जो 10 टू द -3 मल्टीप्लाई किए थे, 10 टू द -3 मल्टीप्लाई के मास में मल्टीप्लाई करने का है ना, तो ये तो b तो रह ही जाएगा। ये 10 टू द -6 है ना, ये मास पे ना होगा, 20 माइक्रोग्राम है, तो 10 टू द -3 यहाँ ना मल्टीप्लाई होगा। समझ बात आ रहा है। चलिए इसको फिर से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b का जो वैल्यू हो जाएगा, सॉरी b का वैल्यू की जगह पे क्या लिखना था, 1 लिखना था, तो 1 लिख दिए। अब हमको v का वैल्यू निकालना है ना, तो v का वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई, ये क्या हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -3, 20 इंटू 10 -6 खत्म, तो क्या होगा 5 इंटू 10 टू द -2, ऊपर चल जाएगा तो +3, यानी कि 5 इंटू 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। ये v का वैल्यू आया, इस वजह से ये गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अब सुनिए, अब आगे क्या घूम रहा था, एक बार क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है, स्विच ऑन कर दिया जाता है, और ये क्या होगा टेंजेंशियली फिर जाने लगता है।
तो टेंजेंशियली जाने लगेगा, इसका मतलब इसके जो नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड में लगा था वही इसको गोल गोल घुमा रहा था, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर साइड में लगेगा तभी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाने के बावजूद भी इधर नहीं जा रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो दोनों फोर्स बराबर हो गया। ठीक है, तभी इसका जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ये जाने लगेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जितना सा स्पीड स्टार्टिंग में इस समय था वो 50 मीटर पर सेकंड था, और एक बैक लगाया गया तो क्या हुआ, 50 मीटर पर सेकंड तो रह गया, लेकिन स्ट्रेट में चला जाएगा ये, यानी कि इधर का फोर्स इधर का फोर्स बैलेंस कर लिया इसको। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, सिंस द पार्टिकल moves in straight line, so magnetic force is equal to electric force। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना है भाई, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बी एफ बी इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्यू क्यू कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वी बी, वी कितना है इसका वेलोसिटी, तो स्पीड कितना आ गया 50, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1, यानी कि 50, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वोल्ट पर मीटर में 50 न्यूटन पर कूलम आ गया, ये आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, समझ बात आ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, यही आपको आंसर निकालने का था। 50 वोल्ट, 50 मिनट या 50 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। हाँ। एक क्वेश्चन है, a beam of protons with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field, enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla. The velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field. Find the radius of the spherical path taken by the proton beam and the pitch of the helix.
चलिए यह क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी ऑफ इतना 405 मीटर पर सेकंड एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। The velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field. ठीक है। Find the radius of the circle. The helical part taken by the proton beam and the pitch of the helix. ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। बीम ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है आपका, ठीक है। With velocity of इतना enters a magnetic field of 0.3. Velocity makes an angle of 60 degree. तो velocity का वैल्यू दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? velocity का वैल्यू 4 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है। ये जो वेलोसिटी है इसी को दिया वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऐसा दिया हुआ है, तो ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ 60 डिग्री। ठीक है, सारी बात आ रहा है। अच्छा ये जो मैग्नेटिक ये जो स्पीड है आपका कितना, वेलोसिटी है 405 मीटर पर सेकंड। देखिए here the velocity makes an angle of 60 degree with magnetic field E। ठीक है, तो इसका so the velocity will have two component, दो component होगा। एक होगा v पैरेलल, अब v पैरेलल का वैल्यू क्या हो जाएगा, v cos 60 डिग्री। अब v का वैल्यू 4 into 10⁵, cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि 2 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। v पैरेलल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, v पैरेलल, इसका डायरेक्शन v के साइड में हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा अब जो होगा देखो ये पैरेलल वेलोसिटी, ठीक है, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग पैरेलल वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, नहीं ये जो v है इसका जो डायरेक्शन होगा इधर साइड में हो गया, ये क्या हो गया v परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू कितना हो गया v sin 60, और इसका v sin 60 का वैल्यू निकालते हैं हम, ये v परपेंडिकुलर हो गया v sin 60, अब v sin 60 4 into 10⁵, और 60 का वैल्यू 1/√3/2 यानी कि 2√3 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। इसका वैल्यू क्या हो गया 2√3 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये v परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो बात दरअसल ये है ना कि जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं r = mv/q, तो हम बताए थे कि जो v आपका क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो देखिए v परपेंडिकुलर है तो v क्या होगा ना कि परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी से वो गोल 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 घूमेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा, ऐसा वाला जो v जाएगा, अच्छा ये v का वेलोसिटी कितना था आपका 4 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो इसका दो कंपोनेंट ये वेलोसिटी का है, तो ये वाला जो पैरेलल वेलोसिटी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे आपको बढ़ाते रहे, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना इसको गोल गोल घुमाएगा। तो ये जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसा है, तो ये जो ऐसे ही ये प्रोजेक्ट होगा, तो ये ऐसे ऐसे, समझ में बात आ रहा है। अच्छा इसका जाने का जो है वो v पैरेलल इसका वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा 2 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। अच्छा ये जो गोल गोल घूम रहा है उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा v परपेंडिकुलर, और उसका वैल्यू कितना है 2√3 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। समझ बात आ रहा है, ये v परपेंडिकुलर से गोल गोल घुमा रहा है और v पैरेलल से सीधा ऐसे खींचते जा रहा है ऊपर के साइड। ठीक है, चलिए तो इसको हम पूरा मिटाते हैं फिर अगला लिखते हैं। अब देखिए
कि रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन बीइंग रेडियस हमको बताना है पहले उसका रेडियस चलिए हम बता देंगे रेडियस उस v के अनुसार डिपेंड करेगा तो रेडियस जो निकलेगा यहाँ पे रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ जो होगा वो r इज इक्वल टू क्या होगा m v परपेंडिकुलर बाय qb मास ऑफ द क्या है आपका प्रोटॉन मास ऑफ द प्रोटॉन का वैल्यू कितना होगा मास ऑफ द प्रोटॉन का वैल्यू क्या होगा 1.67 into 10 to the power minus 27 ठीक है अच्छा v का वैल्यू क्या होगा v परपेंडिकुलर का 2√3 into 10 to the power 5 चार्ज ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताइए चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ होगा ठीक है 0.3 इसको ठीक है सब चीज लिखा गया इसमें और कुछ बचा नहीं इसमें ठीक है तो इसका वैल्यू को हम लोग अब निकालते हैं ठीक है कैलकुलेट किया जाए इसका 1.67 गुना क्या होगा 12 ये 12 आपका होगा ठीक है 12 into 10 to the power minus 27 plus 5 और plus 19 19 is 24 तो minus 3 12 into 10 to the power minus 3 क्या आ गया आपका ये रेडियस किसमें होगा मीटर में होगा तो सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा 1.2 सेंटीमीटर ये रेडियस आपका निकलेगा चलिए सर इसका आंसर देख लेते हैं ये निकाला था पहले रेडियस ठीक है तो पहला आंसर सही है अब अगला में आ जाते हैं find the radius of the spherical part taken by the proton beam and the pitch of the helix ठीक है अच्छा ये pitch जो helix का जो है उसका वैल्यू बता देंगे pitch मतलब समझ रहे हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो दोनों के बीच का दूरी ये कैसे ये डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ये होता क्या है कि ये मानिए यहाँ पे है ये तो एक चक्कर ये जो लगा रहा है ना एक चक्कर लगाते लगाते में यहाँ पहुंच जा रहा है मतलब ये जो एक गोल चक्कर लग रहा है करते करते में ये एक से दूसरे बड़ा सर्किल में पहुंच जा रहा है यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वही जो एक चक्कर लगाने में लग रहा है तो पहले टाइम पीरियड निकाल सकते हैं टाइम पीरियड t is equal to 2 pi m by qb ठीक है इसको निकाला जाए इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 pi r by t ठीक है तो 2 pi और r का वैल्यू 1.2 into 10 to the power minus 2 अच्छा t का वैल्यू t परपेंडिकुलर है ना आपका t परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकाला 2√3 into 10 to the power 5 ये क्या होगा सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा चलिए सब किया जाए कैलकुलेट किया जाए पॉइंट 17 इसका वैल्यू आ रहा है 2.17 into 10 to the power 3 सेकंड इतना आ रहा है ठीक है टाइम पीरियड टी का वैल्यू 2.17 into 10 to the power 3 सेकंड ठीक है
चलिए इसको उतारिए मतलब। अब क्या करना है कि ये जो टाइम पीरियड लगा तो उसको जो वेलोसिटी है हमको पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड जाने का ऊपर v पैरेलल और टाइम इसको कितना लग रहा है इतना, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये डिस्टेंस ही निकल जाएगा, ये डिस्टेंस d, डिस्टेंस d का स्पीड इसका वैल्यू क्या होगा v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो इसको हम लोग डायरेक्टली जो वैल्यू डालेंगे d का जो वैल्यू होगा v पैरेलल का वैल्यू जो है आपका वो कितना है 2 into 10 to the power 5 और टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो क्या है 25 into 1.2 into 10 to the power minus 2 by 2 root 3 into 10 to the power 5। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं लोग, इसका जब कैलकुलेट करके जब लाएंगे तो 2 कट गया और ये रूट 3। इसका डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा वो डिस्टेंस का वैल्यू हम लिख देते हैं उसका, इसका जो वैल्यू आ रहा है आपका 0.044 मीटर, 0.044 मीटर। देखिए ये 0.0, ये देखिए 0.044 है, इसको 100 से कर देंगे तो क्या होगा 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया 4.4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, यही इसका पिच हो, ये क्या हो गया यही इसका पिच हो, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, चलिए इसको उतारा जाए, पिच निकल गया और रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ निकल गया। ठीक है,